2017 के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और क्या बेहतर किया जा सकता है, जो सपने देखे वो हकीकत में तब्दील कैसे हुए और यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आस एडुगाइड प्राइवेट लिमिटेड से अखिलेश यादव मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अखिलेश जी के लिए भी जोरदार तालियां। अंजनी कुमार पांडे बिजनेस हेड हैं लखनऊ ओमेक्स लिमिटेड से। अंजनी जी प्लीज आप मंच पर आएं और अंजनी जी का आज बर्थडे भी है तो प्लीज उनके लिए जोरदार तरीके से क्लैपिंग करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको जन्मदिन की। अगला नाम है पीओसीटी ग्रुप से सौरभ गर्ग जी का, जो कि चेयरमैन है। सौरभ जी। अस्मिता सिंह जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं चंदन हेल्थ केयर लिमिटेड से। पूर्ति निगम डायरेक्टर हैं डॉल्बी इंफोटेनमेंट लखनऊ। तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। मैं आस एडुगाइड प्राइवेट लिमिटेड से अखिलेश यादव जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अखिलेश जी, प्लीज आप मंच पर आएं। और आइए अब चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। कुंदन, ओवर टू यू। थैंक यू दिव्या। अखिलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डेयर टू ड्रीम के इस मंच पर। आपने जो कंपनी शुरू की, सबसे पहले इस कंपनी के बारे में दर्शकों को बता दीजिए, फिर इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको भी। ऑल एडमिशन सर्विसेज, और ये स्टार्टिंग ऑल एडमिशन सर्विसेज से हमने आस बनाया। पहले एक ये फॉर्म था जिसको हमने प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया ज़रूरत के हिसाब से। 2013 के बाद ये कंपनी हमने शुरू की थी। एक तरह से मैं थोड़ा सा बैक में जा कर के आपको बताना चाहूँगा। ये एक स्टोरी है ऐसे स्टूडेंट की जो किसी गांव में है जहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं है, कोई वहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर या कोई मेंटोर नहीं है जो उसको असिस्ट कर पाए कि मुझे आगे करना क्या चाहिए। बहुत सारे ऐसे आज भी गांव में, जो हमारे देश के आखिरी गांव में बैठे हुए युवा हैं जो कि 10th 12th पास करने के बाद कंफ्यूज होते हैं कि उनको करना क्या है और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। मैं वेस्ट बंगाल में गया, बिहार के कुछ ऐसे सिटीज़ में भी देखा हूँ मैं, इवन अपने यूपी में भी। मैं देवरिया से आता हूँ और मैं अपने गांव का पहला इंजीनियर हूँ। तो आप ये समझिए कि एक इंजीनियरिंग तक का सफ़र कैसे पूरा हुआ होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट इंजीनियर भी मानता हूँ मैं आपको, अपने आप को। ऐसा इसलिए कि एक बच्चा 10th पास करता है, 10th पास करने के बाद वो कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना है। कुछ उसको दोस्त मिलते हैं और ये बोलते हैं कि भाई मैं तो इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ, मैं मेडिकल करने जा रहा हूँ, तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग में बहुत पैसा है ना। तो उसके बाद ये लगता है कि हम भी इंजीनियरिंग करेंगे और मैं इंजीनियरिंग की तरफ में मूव करता हूँ। मैं कोचिंग ज्वाइन किया और ये सब आगे के वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे भी इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है, ड्यूरिंग इंजीनियरिंग एक सेटिस्फैक्शन नहीं आता है कि शायद मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा एक्चुअल डेस्टिनी नहीं है। उसके बाद एक बार हम लोग एलुमनाई मीट में मिले अपने कॉलेज में बच्चों के साथ में, जो हमारे और भी तो बहुत सारे, कोई यूएस में है, यूके में है, मैं भी अपना जॉब कर रहा था। बट बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद मेरे को कहीं ना कहीं एक गिल्ट फील हो रहा था कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने काम से। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने दोस्तों से मिला तो वो लोग भी अपना इंट्रोडक्शन दिए कि अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, बड़े एक कंपनी में MNCs में आ गया हूँ, वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीज़ें हैं। कोई बहुत सेटिस्फाई है, बहुत सारे अनसेटिस्फाई भी हैं। तो शाम के टाइम में एक जनरल मीटिंग होता है कि ठीक है अब आगे तुम क्या करने वाले हो और क्या तुम्हारा विजन है। तो मैं उनमें से 4-5 दोस्तों को ऐसे जानता हूँ जो खासकर बिहार और वेस्ट बंगाल वगैरह से आते थे। मैंने उससे पूछा कि तुम इन्हें इंजीनियरिंग कैसे क्यों किया, आज जो भी तुम पैकेज पा रहे हो क्या उससे सेटिस्फाई हो? तो कुछ ने सही जवाब दिया, कुछ ने नहीं जवाब दिया। डेट टाइम मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि यार ऐसे लाखों बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ में मूव करना चाहते हैं और वो या तो किसी के गाइडेंस के अभाव में, या तो पेरेंट्स का दबाव है, या आजकल एक ट्रेंड चल गया है सोशल मीडिया पे कि हाँ हमारा फ्रेंड से चैटिंग हो गया और वो बात हो गया पहले से स्कूल में किस कॉलेज में जाना है।
लेकिन एक्चुअल में क्या उसका डेस्टिनेशन है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसमें से ये स्टूडेंट एक ऐसा था जो कि आज एजुगाइड की न्यूज़ जो बोल रहे हैं आप वो डाला, क्योंकि डेट टाइम ही मैंने रिजाइन किया अगले दिन आकर के इवेंट के बाद। और मैंने ऐसा सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि आज के लाखों युवा जो परेशान हैं, जो सही में डेस्टिनेशन उनका नहीं है, उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए। उनको एक्चुअल में डेयर टू ड्रीम की जो आप बात कर रहे हो कि कुछ ऐसे भी सपोर्ट मिल जाए और एक सही गाइडेंस मिल जाए जो वहां तक हम उसको पहुंचा पाए। ये हमने 2013 में स्टार्ट की थी। आप औरों को तो गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन आपका भी कोई ना कोई तो मेंटोर रहा होगा ना, बाय जिसको देख डिफॉल्ट के आप इंस्पायर आए। हाँ, बाय डिफॉल्ट मेरा कोई गाइडेंस नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन में ही बताया कि मैं कहीं ना कहीं भटकता रहा हूँ। तो इनसे मैं अनसेटिस्फाइड था, जिसलिए मैं आज ही स्टार्ट किया। और इस जो काम आप कर रहे हैं उससे सेटिस्फाई हैं आप? अब मैं खुद से ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ। मुझे लगता है और एनर्जी के साथ मैं काम कर पाता हूँ, क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ जो रियल में विजन देख रहे हैं और ड्रीम देख रहे हैं। तो ये कौन से बच्चे होते हैं जिन्हें आपसे आपके पास आना चाहिए? कौन से क्षेत्र के होते हैं, उत्तर प्रदेश में, ग्रामीण, शहरी? कैसे आपसे कांटेक्ट करना चाहिए उन्हें? देखिए, आफ्टर 12th मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। और आफ्टर 12th के साथ साथ हम ग्रेजुएशन जो कंप्लीट किए हुए हैं उनको भी हम गाइड करते हैं हायर स्टडी के लिए। तो हायर स्टडी में ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर या इंजीनियर ही बनो, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं। जैसे अभी चेयरमैन सर बैठे थे जो अभी यूनिवर्सिटी लेके आए हैं, जैसे बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कही कि हम स्पोर्ट यूनिवर्सिटी लेकर के आ रहे हैं यूपी में। और मुझे भी बहुत सुन के अच्छा लगा कि वो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ला रहे हैं और ऐसे बच्चों के लिए वो कर रहे हैं कि कुछ अलग है, समाज से अलग है और उसमें भी कैरियर बनाया जा सकता है। आज का युवा मैक्सिमम क्या करता है कि फेसबुक और इंस्टा पे ही कैरियर तलाश कर रहा होता है, लेकिन फेसबुक इंस्टा से पॉसिबल नहीं है। एआई से मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको छोटी सी। अभी नीट का काउंसलिंग चल रहा है। नीट में 1,18,000 सीट है और 12,36,000 इस साल बच्चा क्वालिफाई किया है। समझिएगा कितना कंपटीशन है, 1% बच्चा सक्सेस होगा उसमें से। और चूंकि मेरा हेड ऑफिस कानपुर में है, तो मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे युवा से मिलता हूँ जो भारी तादाद में यहाँ पे काकादेव में आते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया की बात किया जाए तो कानपुर एक हब है एजुकेशन कंसल्ट इसका कोचिंग का। तो अभी 3-4 दिन पहले एक मेरे पास बच्चा आया, मैं उसका एक बजट, क्योंकि आज का नीट का 2 तरीके से एडमिशन पॉसिबल है आपका। या तो एक अच्छे मार्क्स लेके आइए तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़िए और फ्री एजुकेशन लीजिए, या आपके पास ह्यूज मनी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बहुत सारे और हॉस्पिटल वाले भी हमारे अभी पैनल में थे, उन्होंने बोला और इसके पहले मंत्री जी भी बोल के गए कि आज की डेट में लोग लूट रहे हैं। सर आप कैसे उम्मीद करते हैं उनसे? लूटेंगे ना। 1 करोड़ का MBBS है सर, तो क्या करेगा अगला? या तो हमारे सरकार को उसको कर्नाटका के तर्ज पे इसको फ्री एजुकेशन के कुछ पैमाने सेट कर देना चाहिए कि कुछ हम फंडिंग और इस सब्सिडी के तौर पे हम देंगे और कॉलेज 50% प्राइवेट कॉलेजों में भी ये फ्री एजुकेशन दे जो मेरिटोरियस बच्चे हैं। ठीक है, तो ये मेनली ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। अब उस बच्चे पे आता हूँ मैं। वो बच्चा मेरे से क्या बोलता है कि सर जो आपने कॉलेज मेरे को सजेस्ट किया मेरे बजट और मेरे मार्क्स के हिसाब से, क्योंकि इसमें मार्क्स के साथ साथ में बजट का भी इम्पोर्टेंट होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपका बजट है तो मार्क्स कम है और आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि टोटली रैंक बेस्ड एडमिशन होता है नीट के काउंसलिंग में। उसने बोला मैंने ChatGPT पे देखा है और ये कॉलेज बहुत खास नहीं लगा मुझे कुछ हमने कोरा पे फीडबैक लिया और वो मैं समझ में नहीं आया कि ये कॉलेज बहुत खास है, तो प्लीज़ आज मुझे दूसरा कॉलेज सजेस्ट कर दीजिए। फिर मैंने बोला कि अगर तू ChatGPT से पूछ रहा है तो अभी NMC ने 9 मेडिकल कॉलेज को परमिशन रद्द किया इंडिया में, जिसमें जामिया हमदर्द एक बहुत बड़ा, आप लोग हैं नोएडा से है तो जामिया हमदर्द एक बहुत बड़ा नाम है, उसका इस बार 0 सेशन कर दिया। तो क्या ये ChatGPT बताएगा? तो ऐसे भी युवा मतलब कंफ्यूज रहते हैं। आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है जो आप औरों को भी, यंगस्टर्स को भी बताना चाहेंगे? देखिए, सक्सेस अवार्ड और पैसा कमाना केवल नहीं है। मुझे लगता है मेरे लिए सक्सेस का सबसे बड़ा डेफिनेशन ये है कि जो किसी बच्चे को मैंने एक सही गाइडेंस दे दिया और वो अगले दिन कॉल करके बोलता है कि सर मैं बहुत खुश हूँ और मैं मिलना चाहता हूँ आपसे।
और वो जब मिठाई लेकर के आता है तो बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, और उससे बड़ा सक्सेस कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बोलता है कि मेरे ड्रीम में, मेरे कैरियर में एक बहुत बड़ा आपका योगदान रहा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सक्सेस है। 2013 में आपने कंपनी शुरू की। जी हाँ सर। 2013 की अर्निंग और अब की अर्निंग को अगर हम कंपैरिजन करें तो उसे कैसे देखते हैं? ये सेटिस्फैक्शन लेवल अलग चीज़ है, लेकिन लोग अर्निंग के हिसाब से आपको तोलते हैं। आप इंजीनियर होकर के ज़्यादा कमा सकते हैं इन 12 सालों में इंजीनियरिंग में आगे बढ़ते, या फिर आपको जो सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है किसी की मदद करके साथ में अभी की कमाई, दोनों कंपैरिजन करें तो कैसे देखा जाए? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक इंजीनियर बन करके मैं किसी एमएनसी कंपनी में या किसी भी कंपनी में जॉब कर रहा होता, बिल्कुल, हमारा एक पैकेज होता, हो सकता है मैं उसमें अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा होता या संघर्ष कर रहा होता अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं था तो। दो बातें आती हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने एक मुहिम छेड़ा, और इस मुहिम में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, जब मैंने स्टार्टिंग किया था कि मुझे काउंसलिंग करना है, और जब मैंने जॉब छोड़ा था तो मेरे अपने रिलेटिव बोले कि अब तुम जॉब छोड़ करके ये सब करोगे, क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है। सर, चेयरमैन सर बैठे हैं यहाँ पे, और जो अभी स्कूल से भी हैं और यूनिवर्सिटी वो कर रहे हैं। एक्चुअली कैरियर काउंसलर को ब्रोकर के नज़र से देखा जाता है। ये बहुत बड़ा हमारे देश में दुर्भाग्य है। मैंने अभी एक स्टूडेंट की कहानी बताई आपको, बिल्कुल, जो स्टार्ट किया था। अगर वही पर्सन उसको सही गाइडेंस दे देता तो शायद वो कुछ और कर रहा होता। दूसरी बात इसमें एक और बात है कि इसमें अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को मैंने रोजगार भी दिए, और एक मैं स्किल बेस्ड प्रोग्राम चला रहा हूं। इसको हम एआई के साथ भी जोड़ रहे हैं। इसमें दो चीजें हैं। स्किल बेस्ड प्रोग्राम के तहत में हम बहुत सारे काउंसलर बना रहे हैं, क्योंकि इसके लिए या तो आप साइकोलॉजी करिए, लेकिन साथ साथ में ये स्किल्ड आपको कहीं किसी ने कंसल्टेंसी फॉर्म से जुड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है एमबीबीएस करने के बाद विदाउट इंटर्नशिप आप प्रैक्टिस कर लें। तो सेम ऐसा ही है कि आप एजुकेशन तो जरूरी है, लेकिन साथ साथ में आपको एक स्किल की जरूरत पड़ती है। तो हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है कि जो काउंसलिंग फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि मेरा ये अकेले का लड़ाई नहीं है। मैं उस देश में, हमारे देश में उस बच्चे तक पहुंचने के लिए मैं तभी सक्सेस हो पाऊंगा जब हमारे जैसे लाखों में संख्या वाले ऐसे काउंसलर्स आ जाएं। तो मैं एक ये मुहिम के साथ साथ में जॉब स्किल के साथ साथ में एक समाज सेवा भी कर रहा हूं। तो हमने आज के डेट में 200 लगभग टीम तैयार की हैं, जिसमें से 8 से 9 ऐसे काउंसलर हमारे कानपुर में काम कर रहे हैं, जो हमने उनको ट्रेंड किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, शायद मैं किसी कंपनी में रह के काम नहीं करता। आपकी कंपनी बाहर भी या विदेशों में भी सेवा दे रही है? हाँ बिल्कुल, मेरा काठमांडू में भी ऑफिस है, और हम नेपलीज बच्चों को भी यहाँ इंडिया लेके आते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, और बड़ी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं यहाँ पे हम लोग उनको काउंसलिंग करके एडमिशन गाइडेंस भी दे रहे हैं। और जो भी हमारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जैसे सार्क कंट्री के लिए कुछ योजनाएं हमारे देश में चलाई जाती है, जैसे इवन नीट की बात करें तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजों में एनआरआई कोटा के साथ साथ में सार्क कंट्री के लिए एक अलग कोटा है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो उसके लिए भी हम लोग काउंसल करते हैं कि वो बच्चों को पता चले, क्योंकि हमारी सरकार योजनाएं तो बना देती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि एक आम आदमी तक वो योजना का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो हमारी योजनाएं पहुंच पा रही हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इस पर हम लोग पहुंच रहे हैं और गाइडेंस दे रहे हैं। इवन हम सेमिनार और सोशल मीडिया के भी थ्रू हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों को, और हमारे देश के भी बच्चों को कर रहे हैं और बाहर के भी बच्चों को कर रहे हैं। आपको डिप्टी सीएम और विधानसभा स्पीकर ने भी सम्मानित किया था, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? वो मेरे लिए एक फर्स्ट स्टेज था कि हाँ कुछ मैंने किया है। जो एक सम्मान देने वाली बात अभी आपने बोली कि मेरे रिलेटिव ऐसा बोलते थे, उस दिन मेरे को थोड़ा सा लगा, और मेरे पेरेंट्स को भी लगा होगा कि नहीं मेरा बेटा अच्छा कर रहा है। अभी सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ तक है? आपका जो ड्रीम है उसे अचीव करने में कितना आप क्लोज पहुंच चुके हैं? अभी बहुत कुछ बाकी है ऐसा। अभी जमाना बदल रहा है, एआई हावी है, इसमें हम ऐसे करना चाह रहे हैं कि अभी कल मैं अपने टीम से डिस्कस कर रहा था कि जो काउंसलिंग है, एक साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होता है, जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो वो बताएंगे। तो हम चाह रहे हैं एक साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का एक एआई बेस तैयार कर दिया जाए कि बच्चा जैसे क्या है कि प्राइमरी से ही उसको मिलना शुरू हो जाए। लाइक अगर किसी 5th क्लास में है तो एक 5th लेवल पे चेक किया जाए,
8th क्लास में आया, एक बार 8th में चेक किया जाए और 10th में और फिर 12th में। ये 3-4 स्टैंडर्ड पे चेक किया जाए। अगर मुझे लगता है कि वो मैं सॉफ्टवेयर बनाने में सफल हो गया और मुझे 99.9% भरोसा है कि मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं इसके लिए अभी फॉरेन भी गया था और वहाँ से कुछ चीज़ें सीख के आया। इवन मेरी IIT के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंटर्न करना चाहते हैं, उनको भी मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके साथ मिलके कुछ ऐसा तैयार करें कि जो एक साइकोमेट्रिक, प्रॉपर साइकोमेट्रिक टेस्टिंग जो होता है वो कर चुके हैं। ऑफिस में तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम ऑफिस में, हमारे ब्रांच ऑफिस 10 से 12 है, तो उसमें हमारे एक्सपर्टीज जो बैठे हैं वो लिमिटेड ऑडियंस तक, लिमिटेड स्टूडेंट तक पहुंच पाएंगे। लेकिन ह्यूज में अगर नंबर, अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स के पास पहुंचना है, तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इस तरह का अगर डेवलप हो गया तो शायद मैं उस दिन सक्सेस मानूंगा। आपको भारत का नंबर 1 एडमिशन काउंसलर का तमगा मिलना कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी बढ़ा देता है? लाखों बच्चों के सही गाइडेंस पहुंचाना और उनको एक रास्ते पे ले जाना। उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि आप जो भी गाइडेंस दे रहे हो एक सही गाइडेंस दो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। अब काउंसलिंग को आपने भी कहा कि अब लोगों के अंदर परसेप्शन है कि ब्रोकर है बीच में, इंस्टीट्यूशन और स्टूडेंट के बीच में। इस परसेप्शन को तोड़ने में क्या कर रहे, तोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और क्या ये सबसे बड़ी चुनौती है उन युवाओं को जो इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, आप सही क्वेश्चन किए हैं और इसको थोड़ा सा मैं और डीप में जाकर के आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तक पहुँचने में हमारा सोशल मीडिया का भी बहुत हाथ रहा है, जो हम लोग मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुँच पाए। पहली बात, इसमें जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा मुझे कि जब ये डिजिटल युग नहीं था तो हम लिमिटेड लोगों तो कनेक्ट हो पाते थे। आज की डेट में हम मैक्सिमम लोगों तो कनेक्ट हो पा रहे हैं। धीरे धीरे चल के कुछ हमने टीम तैयार की है और भी हमारे देश में ऐसे काउंसलर हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। अब क्या है कि उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी और हम टीम तैयार किए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि बहुत सारे काउंसलर हमने विद ट्रेंड किए हैं, तो वो अब लोगों तक पहुंच रहे हैं। दूसरी एक बात मैं बोलता हूँ आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा मैं। मेरे पास कुछ स्टोरी ऐसे इसलिए हैं क्योंकि मैंने उसको फेस किया है और सिचुएशनली वो किया है। 2017 की बात है, अभी हम फिर अगेन NRI कोटे पे आते हैं। हमारे देश में गवर्नमेंट कॉलेजों में NRI कोटा है MBBS सीट में। बस उसका क्या है कि उसमें फ्री एजुकेशन नहीं मिलेगा आपको, उसको आपको प्राइवेट कॉलेज के बराबर फीस देनी पड़ेगी। ये 2017-18 की बात है। एक बच्चा आया, उसके पेरेंट्स, उसकी स्कूलिंग भी दुबई से हुई थी। हमारे यहाँ एक स्टाफ पे हमने NIS ओपन स्कूलिंग के लिए भी फ्रेंचाइजी ले रखा है। तो वो बच्चा 12th फेल था, बट वो नीट क्वालिफाइड था, वो नीट क्वालिफाइड था। तो जो हमारा एम्प्लॉई है उसने बोला कि एक बार तुम काउंसलिंग ले लो। वो आने के लिए तैयार नहीं था, वो मिलना भी नहीं चाहता था। और उसके प्रेशर देने के बाद वो काउंसलिंग के लिए आया, मेरे से मिला, और जब मैं उसका प्रोफाइलिंग किया तो मैंने बोला तुम गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS कर सकते हो। तो उसके पिताजी बोलते हैं क्या बात कर रहे हैं, मेरा बच्चा जस्ट क्वालिफाइंग है, 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। लाइक अगर एवरी ईयर कट ऑफ ट्रेंड अलग होता है, जैसे मान लीजिए 50% का मतलब जस्ट क्वालिफाइंग इस बार 144 है, तो उस ईयर 113 और OBC के लिए कट ऑफ रहा होगा। वो 114 नंबर था उसका, 720 नंबर का नीट पेपर होता है और 114 मार्क्स पाया है वो बच्चा। उसको मैं सपना दिखा रहा हूँ कि तुम MBBS गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो। मतलब एक ख्याली पुलाव जैसा हो गया, उसको ऐसा लग रहा था, लेकिन ये हकीकत है, ये R&D करनी पड़ती है आपको। मैंने उसको बोला 15% NRI कोटा है राजस्थान के अंदर और तुम जा सकते हो। उसके पेरेंट्स आए और मुझे 10 दिन तक काउंसलिंग करनी पड़ी और मेरी जिद हो गई कि इसको पहुंचाना है। क्यों? ये डिजर्व करता है। ये हमारी सीटें जो है गवर्नमेंट बाद में जनरल कोटे में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन इससे 2 बेनिफिट होता है। एक तो हमारा फॉरेन फंडिंग आता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाया कि फॉरेन फंड हमारे देश में आए, इससे हमारे देश का लाभ है। एक हमारे देश का ऐसा युवा जो NRI अभी है, उसको भी एक बेनिफिट मिल रहा है, तो दोनों बेनिफिट है उसको। बहुत कुछ करने के बाद मैंने कन्विंस कर लिया फाइनली उनको, और कन्विंस करने के बाद उस बच्चे का अलॉटमेंट हुआ। उसके घर वाले यकीन नहीं कर रहे थे, और अलॉटमेंट के उसमें एक और घटना घटती है। उस साल देखिए, नेचुरली गलतियां किसी से भी हो सकती है। अभी NMC भी बहुत सारी गलतियां कर रही है। लास्ट ईयर करीब 10-12 बच्चे ऐसे हैं
जिसको अभी एनएमसी ने नोटिफिकेशन में दिया है कि ये नॉट क्वालिफाई बच्चे एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में ले लिए। अब जो भी हुआ वो एक अलग मैटर है, क्योंकि एक हमारे देश में बहुत बड़ा स्कैम भी चलता रहता है, ये हमसे आपसे छुपा नहीं है। लास्ट ईयर भी इस पर बहुत सारा मोर्चा खोल चुके हैं लोग, वो एक अलग मुद्दा हो गया। उस बच्चे पे आते हैं। उस स्टूडेंट को एडमिशन अलॉटमेंट मिल गया, लेकिन एक मेरी मिस्टेक, उसको मैं मानता हूँ, ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, आपके लाखों ऑडियंस देख रहे हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली उसमें गवर्नमेंट ने एक कमियां क्या छोड़ी थी कि 5 ईयर की फीस आपको 1 टाइम पे करना होगा, और अगर वो सीट खाली रहती है, अब समझिएगा खामियां क्या है, अगर वो सीट खाली छोड़ दी जाती है, एनआरआई कोटे से नहीं भरती है, तो एक जर्नल स्टूडेंट को, जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट है, जो हमारे इंडियन, जो प्रॉपर इंडियन है, उनसे उनका इनकम नहीं पूछा जाएगा। 8 लाख से कम इनकम है, उसको मेरिट बेस पे ही एडमिशन दूसरे किसी को दे दिया जाएगा। अब उसमें क्या होता है, एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप सोचिए, कोई एक ऐसा वर्ग है जो 5 साल की फीस दे तो नहीं सकता है, बट उसकी एक्चुअल 5 साल फीस पे करने की कैपेसिटी है। वो फॉरेन में अगर आपकी 15 लाख पर एनम फीस है, तो फॉरेन में वो 30 लाख रुपए सालाना अर्निंग कर रहा है, और आप एक ऐसे सीट बच्चे को दे रहे हो जिससे आप इनकम भी नहीं पूछते हो कि तुम्हारी इनकम कितनी है, और वो पेड सीट बोलते हैं राजस्थान में। 8 लाख पर एनम पे वो सीट जाती है, लास्ट में वो गवर्नमेंट सीट ही है, बट वो प्राइवेट कोटे के हिसाब से जाती है। अब आप ये बताइए कि एक ऐसे व्यक्ति से आप ये नहीं पूछ रहे हो कि तुम्हारी 8 लाख इनकम है कि नहीं है, तुम दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, और आप एक बच्चे से बोल रहे हो कि हम एनुअली पे कर सकते हैं। वो अपना इनकम दिखा रहा है, सारा कुछ बैलेंस, अपना बैलेंस शीट दिखा रहा है, जो बिजनेस है जो उसके, और आप उससे बोलते हो कि पूरे 5 साल की फीस देनी पड़ेगी। उस क्लॉज को मैं पढ़ना भूल गया था, और उसको ये बोला गया कि 4 दिन के अंदर में अगर आपने पूरी 5 साल की फीस नहीं भरी, तो आपको ये सीट कैंसिल करके 5 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी। फिर इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ और डिस्कशन किया। डिस्कशन के बाद हमने उनसे, जो सेक्रेटरी थे और डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि इसके लिए कोई रूल होगा, कोई तो रूल होगा, सीएम पीएम डीएम कोर्ट कचहरी, ये मेरा स्टाइल था थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा सा वैसा सिचुएशन में था। तो उन्होंने बोला कि कोर्ट कहेगा तो हो जाएगा। हमने बोला सर कोर्ट ही कहेगा, और उस बच्चे के लिए मैं कोर्ट गया। बच्चा डर रहा था, बोला था मेरे ऊपर कंप्लेन हो जाएगा, सर मैं इस केस को नहीं लड़ूंगा। फाइनली कामयाबी और मिली कि नहीं? फाइनली उस केस को हम जीते बच्चे के भी आप पे, और राजस्थान गवर्नमेंट को रूल चेंज करना पड़ा कि एनुअली फीस पे किया जाएगा। अब से 15% जो भी बच्चे आएंगे एनआरआई, उनको एनुअली फीस पे कर सकते हैं। तो काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग अखिलेश यादव जैसे लोग करें तो आपका एडमिशन लगभग तय ही माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस खास मंच पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और ऐसे ही आप लोग अपना भरोसा विश्वास हम पर बनाए रखिएगा, ताकि इसी तरीके से हम और भी ज़्यादा सक्सेसफुल कार्यक्रम करते रहें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।